हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक बार हिंदी की क्लास में। पिछली क्लास में हमने विशेषण जो शुरू किया था अपना टॉपिक, और उसमें हम गुणवाचक और संख्यावाचक को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक और सार्वनामिक परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जो कि विशेषण के ही दो प्रकार हैं। दो हम पढ़ चुके थे और दो को हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा जो मेरा विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक, उसको हम पढ़ते हैं। परिमाणवाचक का मैंने आपको बताया था कि मापतोल से इसका आशय है। ठीक, तो जो नापतोल हमें पता चलती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा कितना है मेरे पास? 2 मीटर है, तो मुझे इसकी नाप का मुझे जो है एक बोध हो गया। ठीक, 4 लीटर दूध, जो दूध है मेरे पास, या मेरे पास कितना दूध है ये मैं कैसे पता लगाऊंगी कि वो 4 लीटर है। अब ये जो 4 लीटर जो शब्द है, ये विशेषता तो बता रहा है, विशेषण तो है, पर ये कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, क्योंकि मुझे किसी वस्तु की माप का या तोल का उसका अंदाजा मुझे कब होगा, उसका बोध कब होगा? जब वह मुझे पता चलेगी कि वह कितनी है, और ये मुझे पता चलती है परिमाणवाचक विशेषण के माध्यम से। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण जो है दो प्रकार के होंगे हमारे, एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। कैसे होगा? देखिए, डब्बे में 5 किलो चावल है। अगर 5 किलो चावल है तो यह निश्चित मापतोल है। ठीक, परिमाण का मतलब है नाप या तोल, माप या तोल। तो अगर ये 5 किलो है तो ये तो निश्चित है, इसको हम निश्चित रूप से माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक, तो 5 किलो चावल जो है ये मेरा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। वहीं अगर मैं कहूँ कि ढेर सारा चावल है, दुकान में ढेर सारा चावल है, वो बहुत ज्यादा है, 5 किलो से तो ज्यादा है, पर कितना है? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर उसका मुझे जो एक मात्रा का ना ठीक से बोध नहीं हो पा रहा है, अनिश्चित है। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो मात्रा है मेरे लिए निश्चित नहीं है, तो इसकी माप तोल जो है वो निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। माप या तोल निश्चित रूप से नहीं की जा सकती, तो यह अनिश्चित हो गया। ठीक, अगर मैं कहूँ 7 किलोमीटर रास्ता है, जो रास्ता है वह 7 किलोमीटर है, तो ये निश्चित है कि 7 ही किलोमीटर है। ठीक, अगर मैं कहूँ गोदाम में कई किलो आटा है, चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं। मेरे पास 4 तोला सोना है। मेरे पास कितना सोना है? 4 तोला, जिसको मैं एक निश्चित रूप से जो है माप सकती हूँ, तोल सकती हूँ। ठीक, दर्जी के पास 3 मीटर कपड़ा है, उसको मैं नाप सकती हूँ, निश्चित रूप से 3 मीटर है तो 3 ही मीटर होगा, वो कम भी नहीं हो सकता, वो ज्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक, वहीं अगर हम बात करें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, तो यहाँ पर हमें जो मात्रा का बोध है वो जो है स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। कई किलो आटा, अब कितने किलो है? 8 है, 9 है, 10 है, हमें नहीं कोई जानकारी। थोड़ा सा दूध है, अगर मैंने कहा 4 लीटर दूध है तो ये निश्चित मात्रा हो जाएगी। थोड़ा सा दूध की तो मात्रा अनिश्चित ही कहलाएगी। ठीक, तो अनिश्चित मात्रा जहां भी होगी वह अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाएगा। चम्मच में जरा सा नमक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच नमक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन नमक जरा सा है। अब उस चम्मच में वह नमक जरा सा तो है, पर कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। परिमाण का मतलब है मापना और तोलना। निश्चित रूप से है तो निश्चित कहलाएगा, अनिश्चित है तो अनिश्चित कहलाएगा। ठीक, चलिए अब हमारे विशेषण का जो है चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, हमारे कुछ सर्वनाम होते हैं, वह, यह, ये, वे। ठीक, उस, इस तरह के जो है, किस तो नहीं कहलाएगा। देखिए, जो इस तरह के हमारे सर्वनाम होते हैं, कभी कभी हम उनका विशेषता बताने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। कैसे? देखिए, वह खंबा गिर गया। अब यहाँ पर कौन सा खंबा?
वह खंबा। ठीक, अगर मैं सिर्फ लिखती या कहती कि खंबा गिर गया तो आपको मैं ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगी कि कौन सा खंबा गिर गया। तो मैंने कहा वह खंबा गिर गया, तो ये मुझे ज्ञात हुआ कि कौन सा खंबा था। ठीक, यह बालक पढ़ाई में निपुण है। अगर मैं सिर्फ इतना आपको कहूं कि बालक जो है पढ़ाई में निपुण है, पर वह कौन सा बालक है ये मैं नहीं बता पा रही। ठीक, तो मैंने कहा यह बालक। तो अब मुझे विशेष तौर पर पता चला कि यह बालक की विशेषता है निपुणता होना पढ़ाई में। ठीक, उस लड़की को बुला कर लाओ। मैंने कहा लड़की को बुला कर लाओ, तो आप कहेंगे कौन सी लड़की को बुलाना है? मैंने कहा उस लड़की को बुलाना है। तो ये उसकी विशेषता ही तो हुई कि मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। ठीक, तो ये इशारा करते हैं। ठीक, किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं, और ये सर्वनाम होते हैं, खुद भी सर्वनाम होते हैं। ठीक, तो इनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अब हमें पढ़ना है। देखिए, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जब हम एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना करते हैं तो वहां डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाई जाती है। सेम वही हमारा हिंदी में है, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं। देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं वैसे तो। मूल अवस्था, जिसे हम मूलावस्था भी कहते हैं। दूसरी उत्तर अवस्था, उत्तरावस्था भी कहते हैं हम इसको। और उत्तम अवस्था, इसको हम उत्तमावस्था भी कहते हैं। अब मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था ये क्या है, इनको समझ लेते हैं। देखिए, जो मूल अवस्था होगी इसमें किसी की किसी से कोई तुलना नहीं होती, किसी प्रकार की तुलना नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो जब एक ही है तो तुलना के लिए तो कम से कम 2 होने चाहिए। तो यहाँ किसी की किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी कुछ विशेषता का ज्ञात हमें हो जाता है, किसी विशेषता का। जैसे कि अर्जुन जो है वह होनहार लड़का है, तो यहाँ मुझे अर्जुन का किसी से तुलना नहीं की है मैंने, सिर्फ अर्जुन के बारे में एक विशेषता पता चली कि वह होनहार है। काली गाय चर रही है, अब यहाँ पे गाय के बारे में मुझे पता चला कि वह काली है, लेकिन उसकी किसी से तुलना नहीं हुई, किसी अन्य गाय से तुलना नहीं हुई है। रामकोर चरित्रहीन युवती है, अब इस युवती के बारे में जो मुझे पता चला वह ये, लेकिन इसकी किसी से तुलना नहीं हुई। इनकी खुद अपने आप में जो स्वयं इनकी विशेषताएं हैं, सिर्फ उनका हमें बोध हुआ, उनके बारे में ज्ञात हुआ। बात करें अगर उत्तर अवस्था की, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है। वस्तु की क्या होती है? 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है, यानी कि एक अगर अधिकतम है तो एक न्यूनतम है। ठीक, जैसे कि देखिए दूसरी अवस्था होगी उत्तर अवस्था, पहली अवस्था हो गई मूल अवस्था, ठीक, और दूसरी हो गई हमारी उत्तर अवस्था। इसमें 2 व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से की जाती है, जिसमें एक को अधिक बताया जाता है और एक को न्यून बताया जाता है। ठीक, और ये अधिक और न्यून क्या होती हैं? उनकी विशेषताएं ही होती हैं ये भी। ठीक, उनकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम को नहीं हम अधिक और न्यूनतम बताते, उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनकी बात की जाती है। जैसे कि अर्जुन राजीव से अच्छा है, अर्जुन पहले अच्छा था, राजीव भी अच्छा था। अगर हम सिर्फ इनके अकेले अकेले की हम बात करें तो अर्जुन भी अच्छा है, राजीव भी अच्छा है, परंतु अर्जुन राजीव से ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर 2 की तुलना हुई, एक कम है और एक अधिक है। ठीक, वह तुम्हारी अपेक्षा ईमानदार है। मैंने कहा कि जो वह लड़का है वह तुमसे ज्यादा ईमानदार है, तो यहाँ पर वह की और तुम की जो है ईमानदारी, जो इनकी विशेषता है उसकी तुलना हुई, विशेषता की तुलना हो रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर विशेषता की तुलना हुई, तुलना जो होगी वो विशेषता की ही होगी। आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर ग्रंथ है। कौन सा ज्यादा बृहत्तर ग्रंथ है? आकार की। अब यहाँ पर इनकी आकार जो है ये विशेषता है।
इस विशेषता की दो ग्रंथों की हमारी तुलना हुई और कौन अधिक है और कौन न्यून है। न्यून मतलब के कौन कम बृहत्तर है और कौन अधिक बृहत्तर है। देखिए रामायण से महाभारत बृहत्तर ग्रंथ यानी कि ज्यादा बड़ा ग्रंथ है, ठीक। तो महाभारत को यहाँ पर उच्च बताया गया, ठीक, और उससे कम रामायण को। तो उम्मीद है मुझे आपको उत्तरावस्था, देखिए उत्तरावस्था में सिर्फ यही याद रखना है कि दो व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना की जाएगी, ठीक, और एक को अधिक बताया जाएगा और एक को कम बताया जाएगा और उन व्यक्तियों में भी उनकी विशेषताओं की तुलना होगी, ठीक। चलिए अब ये बात करते हैं उत्तम की। उत्तम तो सबसे ऊपर ही हो गया, यानी कि सबकी सबसे तुलना की जाती है, यहाँ पर सबकी तुलना की जाती है, परंतु उसमें उत्तम एक ही होगा, ठीक। सबकी तुलना तो की जाएगी, दो या दो से अधिक, दो से अधिक ही हम कहेंगे, दो तो नहीं कहेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना की जाएगी। कितने? दो से अधिक। दो की अगर हम करते हैं तो वह उत्तर अवस्था होगी, ठीक। उत्तम अवस्था में दो से अधिक होंगे, उनकी तुलना की जाती है, और एक को उनमें सबसे ज्यादा बढ़कर बताया जाएगा या सबसे कम बताया जाएगा, ठीक। सबसे बढ़कर बताया जाएगा, या तो वह सबसे खास होगा या सबसे कम होगा। तो इसमें जो है जो भी सबसे बढ़कर होगा, सर्वाधिक, सबसे, सभी में, तो सभी में होगा ना, इसीलिए सबकी तुलना की जाती है। अब मैंने कहा अरुण अच्छा लड़का है, अरुण रमेश से ज्यादा अच्छा लड़का है, और अब कहा मैंने अरुण सब छात्रों में अच्छा है, ठीक। यानी कि जितने भी छात्र हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन जितने भी हैं उनमें सबसे अच्छा सिर्फ अरुण है और कोई नहीं है, ठीक। माला सबसे चतुर लड़की है। जो लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं वहां उस समय जिनकी बात हो रही है, चाहे 10 हो, 20 हो, 15 हो, 50 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें सबसे चतुर कौन है? माला है और कोई नहीं है, ठीक। रामायण के पात्रों में श्री राम का चरित्र श्रेष्ठतम है, ठीक। तो जितने भी हमारे चरित्र हैं या पात्र हैं जो रामायण है उसमें, तो कितने हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, 20 हैं, 40 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, लेकिन उसमें सबसे जो श्रेष्ठतम है, ठीक, श्रेष्ठतम का यानी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? श्री राम का चरित्र है। तो ये हमारी कुछ अवस्थाएं थी, 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, ठीक, मूल अवस्था और उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। यहाँ पर एक की बात होती है, यहाँ 2 की बात होती है और यहाँ सबकी बात होती है। यहाँ पर तो एक तो अपने आप में है ही, 2 में भी एक अच्छा होगा और सब में भी एक ही अच्छा होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर मुझे आपको कुछ बताना है कि जैसे हमारे जो विशेषण बनते हैं ना, जो विशेषण शब्द हमारे रचना होती है जिनकी, तो कुछ हमारे प्रत्यय या जो उपसर्ग होते हैं उनको लगाने से भी उनकी रचना हो जाती है। जैसे हमारे ई है, इक है, मान है, देखिए इन जो शब्दों के प्रत्यय लगाने से हमारे कुछ विशेषण की रचना हो जाती है। जैसे कि शहर है, शहर जो एक शब्द है, ठीक, उसमें अगर मैंने ई लगा दिया तो ये बन गया शहरी, और ये बन गई अब उसकी विशेषता, तो ये विशेषण बन जाएगा। भीतर का भीतरी, विरोध का विरोधी, ठीक। तो विरोध तो देखिए जो है, जो विरोध है वो एक हमारी क्रिया है, ठीक। अब मैंने इसमें ई लगा दिया तो ये बन गया मेरा विशेषण। इस तरह से रूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है शब्दों का। प्रत्यय लगाकर हमने जो विशेषण बनाए हैं या बने होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं, जैसे कि इन या इन लगाकर कुल में कुलीन हो गया, ग्राम में ग्रामीण हो गया, ठीक। अब ग्राम संज्ञा है, यह जगह का नाम है या गांव है, ये जगह है। अब मैंने इसमें इन जो है मैंने प्रत्यय जोड़ा तो ग्रामीण क्या बन गया? विशेषण बन गया, ठीक। इसी तरह इक लगाने से
ठीक। वाच वाचिक, शरीर शारीरिक, मान मानसिक, अंतर आंतरिक, ठीक। इसी तरह मान प्रत्यय लगाने से, जैसे कि श्री में मैंने श्रीमान जोड़ा, बुद्धि में मैंने बुद्धिमान जोड़ा तो बुद्धिमान हो गया, शक्ति में मैंने मान को जोड़ा तो शक्तिमान हो गया, ठीक। अब यहाँ पर वान, ज्ञान में मैंने वान जोड़ा तो ज्ञानवान बन गया, धन में हम वान लगाएंगे तो धनवान बन जाएगा, रूप में रूपवान बलवान। तो इस तरह से कुछ और हमारे शब्द हैं, जैसे कि हार प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, भूख भूखा, प्यास प्यासा। ईए लगाने से, भारत में ईए लगाया भारतीय, स्वर्ग में ईए लगाया स्वर्गीय, तो ये विशेषताएं बन गई, विशेषण बन गए ये, ठीक। ईला चमक चमकीला, नोक नुकीला, ठीक। हीन प्रत्यय, बुद्धिहीन, धनहीन, तेजहीन, दयाहीन। तो ये कुछ हमारे प्रकार के प्रत्यय थे जिनको जोड़ने से शब्दों में हमारे विशेषण बन जाते हैं, ठीक। चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं आपको बताना है, ठीक। इसमें 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण या 3 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं कुछ 10 क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ और प्लीज अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बताएं। देखिए, बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो है बुरे, कुटिल, अनुचित और असंयमित क्या है, ये किसकी बात हुई है, ये लोगों की बात हुई है, ठीक। बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। अंडरलाइन मैंने कर दिया है, आप पहचानने की कोशिश करें, आप कोशिश करें। उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ, कोशिश करें आप। अंडरलाइन चलिए मैंने कर दिया है। अब आप बताइए कि इसमें कौन से शब्द विशेषण हैं और कौन से विशेष्य हैं। देखिए, इस प्रश्न में जो उत्तर हमारा होगा वह होगा हमारा 4 विशेषण और 2 विशेष्य। कैसे? देखिए, बुरे, कुटिल, अनुचित और असंयमित, ये हमारे 4 विशेषण हो गए, ठीक। अब यहाँ पर लोगों की बात हुई है तो 2 तरह के लोगों की बात हुई है, बुरे लोग और कुटिल लोग, तो यहाँ पर 2 हमारे विशेष्य बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह गाय कम दूध देती है, इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बहुत सिंपल है, जो हमें विशेषता पता चली है वो गाय के बारे में या दूध के बारे में? हमें दूध की विशेषता पता चली है कि दूध कम है, ठीक। तो यहाँ पर दूध की विशेषता को बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, इसमें विशेष्य क्या है? इसमें विशेष्य क्या है? देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, तो यहाँ पर बच्चे, जो बच्चे हैं वो विशेष्य है, और बच्चे कैसे हैं? प्रतिभाशाली हैं, तो यह इसमें विशेषण कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बच्चे जो है विशेष्य हैं। चलिए अगला प्रश्न 4, सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण है सत्यवादी, क्योंकि यहाँ व्यक्ति की बात हुई है, व्यक्ति हमारा संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है सत्यवादी, ठीक। तो यहाँ पर अच्छा ये पूछा है कि कौन सा विशेषण है, ठीक। गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिणाम बोधक है, संख्या। देखिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक। यहाँ पर ना ही मापतोल हो रही है, ना ही संख्या देखी जा रही है, ठीक। सर्वनामिक मैंने आपको बताया था। देखिए, सर्वनामिक विशेषण के बारे में मुझे आपको एक बात और बतानी थी। मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो, विशेषण के रूप में प्रयोग हो, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक। क्या कहते हैं हम उनको? सार्वनामिक विशेषण हम उनको कह देते हैं, ठीक।
लेकिन अभी सवाल एक ये है, देखिए जैसे मैंने बोला था वह, यह, वे, ये, उस, ठीक। अब एक सवाल ये है, एक प्रश्न ये है कि ये तो हमारे सर्वनाम भी होते हैं, ठीक, वह लड़का, यह लड़की, है ना। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे कि अब उस वाक्य में ये शब्द सर्वनामिक विशेषण है या ये सर्वनाम है खुद, ठीक। तो हम पता ऐसे लगाएंगे, देखिए मैंने कहा रमेश, रमेश जो है, रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक। आगे मैंने कहा वह स्कूल जाता है, कहाँ जाता है वह, स्कूल जाता है। बिल्कुल सिंपल एक वाक्य में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए रमेश यहाँ पर संज्ञा है, ठीक। अब मैंने रमेश के लिए ही, अब मैं दोबारा ये तो नहीं कहूंगी रमेश स्कूल जाता है, मैंने उसके लिए प्रयुक्त किया एक शब्द, और संज्ञा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है सर्वनाम। तो वह जो है यहाँ पर तो सर्वनाम बन गया। अगर मैं लिखती हूं वह लड़का स्कूल जाता है, तो यहाँ पर ये संज्ञा है, और ये तो संज्ञा और सर्वनाम कभी भी साथ नहीं आएगा। अगर आपको संज्ञा के साथ सर्वनाम दिखे तो समझ जाइए कि वह सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर ये है जो शब्द है ना, ये बन गया यहाँ पर विशेषण। कौन सा, सर्वनामिक, क्योंकि ये संज्ञा के साथ है। यहाँ पर कोई दूसरी संज्ञा नहीं है, सिर्फ सर्वनाम है, तो इसका मतलब ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम साथ हों तो समझ जाइए आप कि सर्वनाम जो है वो विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है या प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, यहाँ पर जो विशेषण सत्यवादी है ये कौन से प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना प्रश्न 5। निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। चौरस, तनिक, उड़ाना, कौन सा, तो आपको इसमें बताना है। देखिए कपड़ा चौरस है तो ये विशेषता हुई, विशेषण है, ठीक। तनिक, उड़ाना या कौन सा, देखिए यहाँ पर जो है उड़ाना, कौन सा, तनिक, चौरस, इसमें आपका होगा जो विशेषण नहीं होगा वह होगा उड़ाना, ठीक। उड़ाना क्यों नहीं होगा, यह हो गई हमारी क्रिया, ठीक। तनिक और कौन सा और चौरस ये हमारे विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक। पुष्प, बेईमान, तीखा, चिकना। देखिए इसमें पुष्प जो है हमारा विशेषण नहीं होगा, बेईमान, तीखा और चिकना तीनों हमारे विशेषण कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, इस वाक्य में जो है निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, इसमें विशेष्य बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ 20 छात्र, 20 किसकी विशेषता बता रहे हैं, छात्रों की विशेषता बता रहे हैं, और ये कौन सा विशेषण है आप मुझे बताएंगे। प्रश्न 7 में 20 जो है कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई, छात्र की, तो इसलिए छात्र जो होगा हमारा विशेष्य कहलाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 8। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। गेहुआ भी विशेषण है, दरिद्र भी विशेषण है, भारतीय भी विशेषण है, और स्वयं जो है हमारा ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न 9। निम्नलिखित वाक्य में विशेष्य पद है काला घोड़ा, इसमें विशेष्य बताना है आपको, ठीक। विशेष्य पद बताना है आपको, कौन सा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। बताइए इसमें क्या है विशेष्य, काला, काला तो हो गई हमारी विशेषता। अब विशेषता ये किसकी बताई गई है, ये किसकी बताई गई है, घोड़े की बताई गई है, तो घोड़ा ही हमारा क्या बन जाएगा, विशेष्य
कहलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द, ये तत्सम कहाँ से आ गया इसमें? चलिए मैं दूसरा कोई प्रश्न, ये तत्सम तद्भव के हैं आपके, कोई दूसरा प्रश्न, चलिए इतने ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 प्रश्न हमने किए हैं विशेषण के, और इसके आपके और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और 9 में से आपने कितने अंक पाए हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है आपको विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।